नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, क्वार्टरली आखिरी या छमाही फाइनेंशियल ईयर का आखिरी कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। जोरदार तेजी के साथ 17,000 के ऊपर इंडेक्स अब कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। एमपीसी का आउटकम आया, ब्याज दरों में करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, अनुमानित लाइन पर ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा और उसके बाद मार्केट ने बहुत स्टीपली रिएक्ट किया। दिन के ऊपरी स्तरों पर आपको दिख रहे हैं तमाम इंडेक्सेस। निफ्टी बैंक 2% ऊपर है डे हाई पर। निफ्टी पीएसयू बैंक की तरफ से भी पार्टिसिपेशन है। फ्रंट लाइन इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स करीब 3% ऊपर है और उसके अलावा आपको स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो क्रॉस द बोर्ड बाइंग जो है वो दिख रही है और दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी इंडेक्सेस ने कुछ देर पहले हिट किया है, यानी कि 17,000 के ऊपर अभी कुछ देर पहले बाजार जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 16,999 का मौजूदा स्तर इंडेक्स में देखने को मिला है। तो एमपीसी के आउटकम को मार्केट ने थम्स अप दिया, जिसके बाद अभी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, गौरव बिस्सा से हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी से हम बातचीत करेंगे इंडेक्स को लेकर, उनकी राय रणनीति समझेंगे, अगली सीरीज में वो कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, इस पर हम बातचीत करेंगे। इंडिविजुअल कॉल्स होंगी और एक सस्ता ऑप्शन भी गौरव जी से हम आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि 17,000 का जोन काफी क्रूशियल था। मेजर कंसंट्रेशन कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का यहीं पर था, तो उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 17,100 नेक्स्ट वो जोन है जहां पर कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो बेस शिफ्ट हो रहा है 16,900 से 17,000 के बीच में। अब 17,000 को सस्टेन करता है मार्केट तो शायद ये तेजी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है, शॉर्ट कवरिंग मार्केट को और प्रिवेल करेगी। इसके अलावा निफ्टी बैंक के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि निफ्टी बैंक 38,396 में मेजर पुट राइटर्स थे। उसके अलावा 38,500 के आसपास कॉल राइटिंग है। तो अब देखते हैं कि 38,500 ब्रीच करता है तो क्या 39,000 के जोन आते हुए दिखाई पड़ेंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, हीट मैप की सिचुएशन आपको पूरी तरह से तेजी की तरफ अब इंडिकेशन देगी, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन भी 1900 शेयर तेजी में है और करीब करीब 800 शेयर, उसके आधे शेयर जो है वो बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो आपको ब्रॉडर मार्केट्स में, एफ&ओ मार्केट में भी आपको हीट मैप तेजी की तरफ इंडिकेशन देगा। वहां पर भी खरीदारी के ही रुख रवैया आपको दिखाई पड़ रहा है। 128-23 ऐसा शेयर है जो कि शॉर्ट कवरिंग में है। 128 शेयरों में फ्रेश लॉन्ग्स हैं और करीब करीब 43 शेयर हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप है इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक में, जहां पर न्यूज फ्लोज थोड़ी देर पहले आपको सीएनबीसी आवाज से बताई भी है। गौरव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,000 के इर्द गिर्द मार्केट अभी कामकाज कर रहा है और एक बढ़िया तेजी मार्केट ने दिखाई भी है। तो जो सिस्टम में शॉर्ट्स थे जो कल हाईएस्ट साइड पे दिखाई पड़ रहे थे, वो आज कवर होने के लिए आ रहे हैं। क्या माने मार्केट्स में, क्या करना चाहिए, कैसे देखना है सीरीज? गुड आफ्टरनून। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बाउंस की, तो टेक्निकल बाउंस हमको पहले भी देखने मिला है। फॉलोअप जो है वो एक मिसिंग है और मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा है कि फॉलोअप जो है वो थोड़ा नदारद है फिलहाल मार्केट में, इसीलिए ऊपरी लेवल्स पे सस्टेनेबली नहीं आ रही है। तो बाउंस बैक हमको 2-3 बार मिले हैं, 17,100, 17,150 तक भी हम गए हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली है। तो मैं फिलहाल उसको उसी तरह से देखता हूँ। दूसरा यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो है बैंक निफ्टी, जहाँ पे 37,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी वही एक लेवल से दिलवाया था ओपनिंग हाउस में कि 37,000 अगर होल्ड हो गया तो एक बाउंस बैक देखने मिल सकती है। अभी थोड़े सरप्राइजिंग है कि वहाँ से 1000 पॉइंट मॉर्निंग से एक बाउंस बैक देखने मिल गया है बैंक निफ्टी में, तो वो थोड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, बट ओवरऑल एक बाउंस बैक लग रहा था। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा भारी गिरावट नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल अग्रेसिवली बुलिश नहीं रहूंगा। निफ्टी के लिए 17,200 ये एक की लेवल है, इसके ऊपर क्लोज होगा तो ही मैं यहाँ पे थोड़ा एक बुलिश स्टांस में रहूंगा, या एटलीस्ट जो मेरा करंट बेरिश स्टांस है वो मेरा मिटेगा। अदरवाइज एक बाउंस टुवर्ड 17,200 आपको देखने मिल सकती है, लेकिन बियॉन्ड दैट मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूँ उसको। 17,200 का इंतजार है गौरव सर को, अगर वो ब्रीच होगा तो ये बुलिश स्टांस पे आएंगे, लेकिन तब तक के लिए एक पुल बैक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में, जो आज देखने को मिल रहा है। इसे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल सो फार वो नहीं मान रहे हैं। गौरव सर, आज निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तरफ से अच्छी खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कहा मैंने कि बैंक निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट से उभरा है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट आपका 37 के करीब था। प्रीवियस ब्रेकआउट रिटेस्ट 37,000 के करीब था। एक राइजिंग चैनल सपोर्ट आपका 37,000 के करीब था। अब वहां से अगर आप मॉर्निंग जो ओपनिंग था वहां से ऑलमोस्ट हम 1000 पॉइंट बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रक्चर वीक हो रहा है या खराब है, बट मैं डिक्लाइंस में ऐड करने का इसमें बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। कोई अगर वापस डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 38,000 के आसपास में भी, तो आप बाय कीजिए। 37,300 का आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में rate action.
Does that also continue because the stance is the same? And to continue with what Govardhan asked, you have repeatedly said that there is this third force. I mean, there was COVID, Ukraine, and now this third factor. How has that altered Reserve Bank's thinking? Have you also changed mentally your peak rate, in terms of how much action will be needed from the Reserve Bank? And just one small question on liquidity. I think liquidity, because I'm losing track. The first one you said is with regard to, before front loading, I think you talked about front loading. You see, front loading, if you see, to best of my recollection, it's not there in MPC resolution or in my statement. Front loading has been mentioned by the individual members of MPC in their respective minutes. MPC resolution over the last 3-4 meetings and today, we have not used the word front loading. That is the perception of each member. So therefore, all that we have said in the MPC resolution and in my statement is that it is calibrated to the evolving and anticipated situation. Now, the second question you asked was about the third war or third factor, as you Yes. pointed. Has that changed your perception of peak? The third major shock has indeed been a shock. It has further accentuated the overall situation in the global financial markets. It has had its impact on creating excessive volatility in currency markets in particular. When currency depreciations take all over the world, they happen all over the world. Let me talk about Indian situation. Naturally, the whole scenario of inflation, imported inflation plays out, and that is built into our inflation projections. Currencies are depreciating. Financial markets are seeing excessive volatility. Bond yields, our bond yields have moved in a very orderly manner. But world over, if you see, bond yields are very volatile. So the third shock, as we see, has added to the already heightened uncertainty which was prevailing. And the forward guidance given by, the US Fed in particular, also talks of future rate hikes, and they're pretty big rate hikes. So therefore, the overall stress on the global financial system has become much more in the aftermath of the monetary policy tightening and communication by the advanced country central banks. Nobody is blaming anyone. They have their domestic necessities and requirements for which they are doing, but we have to deal with the spillovers. I think liquidity will revisit, or you can ask now. So because one question per person, I think will be. No, liquidity is a very small question. It has been remaining in deficit for a goodish bit, and now there'll be withdrawal of currency because of Diwali, and then again advanced access will come. Can you give a little more assurance? At the moment, it almost looks like banks are borrowing from MSF and have to invest in the bond auctions. So, will you give an overnight BRR, something like that? Yeah, overnight I have said it in my statement that as in the past, we will continue to do the fine-tuning operations on both directions, to absorb as well as to inject. But coming to what you said, liquidity being tight, let me say very clearly, the liquidity is not tight. The net LAF continues to be in surplus for the last 2 years. More than 2 years, the net LAF continues to be in surplus, except I think maybe 2-3 days when because of this, the standing liquidity facility, as we call it, the SLF, for the primary dealers, if you take that into account, then it became deficit. Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का ये मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था और 2021 में यह बढ़कर $67.2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम। ध्रुवा स्पेस, यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है, इसके अलावा पिक्सेल जैसी कंपनियां हैं और ये आंकड़े देखिए। अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है। $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सेल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेज किया है और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है वो $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेस टेक में उभर रहे इन्हीं मौकों पर आज हमारा फोकस है और मेरे साथ हैं अग्निकुल कॉस्मोस के को-फाउंडर एंड सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन और साथ ही पिक्सेल के फाउंडर एंड सीईओ अवैस अहमद। आप दोनों का ही स्वागत है एंड वेलकम बैक टू आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी उसके बाद आप दोनों की कंपनियों में काफी कुछ बदला है और आजकल तो ऑफ कोर्स एवरीवनस गोइंग गिडी लुकिंग एट दो स्पेस वेब इमेजेस। तो जितना एक्साइटमेंट स्पेस फैंस के बीच है, आई एम श्योर उससे ज्यादा या ट्रिपल एक्साइटमेंट आप दोनों की कंपनियों में और इंडिविजुअली होगा। मैं बेसिक से शुरू करना चाहूंगी। श्रीनाथ, आपने एक बड़ी फैसिलिटी इस समय अनवील की है, वहां पर आई एम श्योर प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जो बेसिकली आपका प्रीमाइस रहा है कि 3D प्रिंटेड सैटेलाइट्स आप लॉन्च करेंगे। तो क्योंकि आपका डेवलपमेंट लेटेस्ट है, मुझे बताइए ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है एंड व्हाट मेड यू रियली इन्वेस्ट इन सच अ लार्ज अमाउंट इन दिस फैसिलिटी? Sure. Thank you for having me here. So this new facility that we just started is capable of making 2 rocket engines a week. These are, I think, facilities that will enable 3D printed rocket engines to be made under one roof. So raw material se shuru karke until the last point where the whole engine is done will be done under one roof. We have brought this in because I think we want to be scaling today to a point where we are at least able to make one full rocket a month. And that will take 8 engines a month because each of our rockets have 8 engines in total. So that is what this current, ramping up and this production facility is about. So for us, it marks a step into, moving on from testing and R&D into a little more into production. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं ओयो के बारे में। दरअसल ओयो इन्वेस्टिंग
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स डे हाई पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ देर पहले आप आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मुखातिब थे, वहां पर भी खास तौर से जो लिक्विडिटी है और गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत में ही डे हाई पर इंडेक्स भी कामकाज कर रहा है। गौरव, समय का थोड़ा अभाव है तो पहले तो आप सस्ता ऑप्शन बताएं कोई जो आपने आइडेंटिफाई कर रखा हो। देखिए, जो स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है वो ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है डेली चार्ट एज वेल एज 2 आवरली चार्ट्स पे। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखने मिली है, फॉलो बाइंग नजर आ रही है, ओआई एडिशन इसमें देखने मिल रहा है। तो सभी मापदंड में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 350 का कॉल ऑप्शन अराउंड 14 चला, 13-14 में इसको बाय कीजिए। 8 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 24 रुपए का इसमें लक्ष्य होंगे। अच्छा, तो 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 24 रुपए का टारगेट। ग्रैन्यूल्स इंडिया, कितनी कॉल आपने बताई इसमें गौरव? 350 की कॉल। अक्टूबर 350 की कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर 24 रुपए का आप टारगेट रखेंगे और करीब 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे ले आ सकते हैं। 14 रुपए के आसपास का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। गौरव, कोई और इंडिविजुअल स्टॉक जिस पर आपकी नजर हो? देखिए, एचडीएफसी एएमसी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे गिरावट हमको ऑलरेडी देखने मिल चुकी है, एक छोटी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो 1850 के स्टॉप लॉस से आप एचडीएफसी एएमसी बाय कर सकते हैं। 2000 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा। और दूसरा है अंबुजा सीमेंट, जहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल काफी अच्छे पोजीशंस बने थे, कैरी ओवर भी हुए हैं और अभी 21 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज से सस्टेन करके बार ऊपर जा रहा है। तो 493 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 540 का इसमें टारगेट होगा और एकमात्र सेल होगा एमएफएसएल जो कंडीशनल है। सेल एमएफएसएल बिलो 750, जहाँ पे इसके प्रीवियस स्विंग लो होंगे। राइजिंग फॉलिंग ट्रेंड का हर्डल भी आ रहा है इसके अंदर। तो 750 के नीचे बेचिए, 730 का इसमें लक्ष्य होगा, 765 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, ये कंडीशनल सेल है, लेकिन यहाँ पर आप आउटराइटली सेल नहीं करेंगे, लेकिन अंबुजा सीमेंट और एचडीएफसी एएमसी लॉन्ग साइड पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज समय का अभाव था तो आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मार्केट्स डे हाई पर 17,000 के ऊपर फर्मली इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। फ्रंटलाइन इंडेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी डे हाई पर कामकाज करते हुए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है।